Assalamu alaikum student, this is part 2 of ETA and MDCAT 2022 पेपर का सॉल्यूशन। 15 एमसीक्यूज हमने पार्ट 1 में किए थे, अब पार्ट 2 है जिसमें हम 16 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। अगर आप यहाँ पे देखें तो शायद आपको नज़र आ रहा है, मैं थोड़ा सा इसमें जूमिंग कर लूँ, अगर आप वेट करिएगा थोड़ा सा बेहतर करूँ ताकि जी 16 नंबर एमसीक्यू है कि प्रोपाइन रिएक्ट्स विद एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट to form acetone, 1 propanol, 2 propanol और acetaldehyde। पॉइंट टू बी नोटेड, प्रोपाइन है यानी अल्काइन है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। आपके सामने करता हूँ H C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, यानी सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में रिएक्शन करेगा वाटर के साथ। ठीक है, इसमें पॉइंट ये है कि इसमें लिखा गया है एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड। एक्वस का मतलब है बीच में वाटर इस्तेमाल हो रहा है, तो बेसिकली इस प्रोपाइन का रिएक्शन वाटर के साथ है। तो अगर आप वाटर को रिएक्शन करें तो वाटर को ऐसे लिख लें H और OH। तो स्टूडेंट ये अनसिमेट्रिकल है और ये भी अनसिमेट्रिकल है, तो यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा। हाइड्रोजन जो है वो CH के साथ अटैच हो जाएगा और OH जो है वो C के साथ अटैच हो जाएगा, तो मेरे पास कंपाउंड बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C और यहाँ पे OH और यहाँ पे क्या है CH3 बन जाएगा। ये कंपाउंड अनस्टेबल है, इसमें रीअरेंजमेंट होगी, टाटामेरिज्म होगी एंड ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा एंड ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा एंड वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3 और इस कंपाउंड का नाम है एसीटोन। तो प्रोपाइन को अगर आप वाटर यानी हाइड्रेशन करें तो हमारे पास एसीटोन बनता है, कीटोन बनता है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन स्टूडेंट्स। 17 नंबर है द इलेक्ट्रोफाइल विच इज कंसिडर्ड टू बी द एक्टिव एजेंट इन द नाइट्रेशन ऑफ द बेंजीन। मेरे ख्याल से बड़ा इंपॉर्टेंट सिंपल सी बात है कि नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या है। तो याद रखें नाइट्रेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल है वो दरअसल NO2 पॉजिटिव है, जिसे नाइट्रोनियम आयन भी कहते हैं, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंपाउंड रिएक्ट मोस्ट रैपिडली बाय एन SN1 मैकेनिज्म। डिफरेंट ऑप्शन है, तो याद रखिएगा SN1 मैकेनिज्म के जरिए टर्शरी अल्काइल हैलाइड अंडरगो करता है SN1 मैकेनिज्म। तो इनमें से जो भी टर्शरी अल्काइल हैलाइड है वो करेक्ट ऑप्शन है, तो इसमें सी ऑप्शन इज द टर्शरी अल्काइल हैलाइड, जिसका नाम है 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो देखें जी 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन है, तो पहले मैंने प्रोपेन ड्रॉ कर लिया, फिर 2 पे क्लोरो है और 2 पे मिथाइल है, बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन से फिल कर लें। तो अगर आप देखें तो ये आपके पास बन रहा है टर्शरी अल्काइल हैलाइड, और आपको पता है कि SN1 मैकेनिज्म इज फेवर बाय टर्शरी अल्काइल हैलाइड, तो द करेक्ट आंसर है इसमें सी है। नेक्स्ट MCQ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? एन ब्यूटाइल आयोडाइड, आइसोब्यूटाइल आयोडाइड, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड और एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। दो चीजें आपने देखनी है, एक साइज और दूसरा शेप। साइज का अंदाजा मोलर मास से पता लग सकता है, तो अगर आप देखें इसमें एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड आयोडाइड है और इसमें आइसोब्यूटाइल आयोडाइड है, तो इसमें आयोडाइड है, नीचे C और D में ब्रोमाइड है। आयोडाइड का साइज बड़ा है तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, लेकिन अब इसमें दो आयोडाइड है, एन ब्यूटाइल आयोडाइड एंड आइसोब्यूटाइल आयोडाइड। तो इनमें फर्क यह है कि एन स्ट्रेट चेन है और आइसो ब्रांच है। स्ट्रेट चेन का मेल्टिंग पॉइंट ब्रांच चेन से ज्यादा होता है बिकॉज उसका कॉन्टेक्ट एरिया ज्यादा होता है, तो इसमें ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन स्टूडेंट्स। नेक्स्ट MCQ है स्टूडेंट कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्ट SN1 मैकेनिज्म। इसमें से SN1 मैकेनिज्म कौन अफेक्ट नहीं कर सकता? नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, कार्बोकेटाइन, नेचर ऑफ द न्यूक्लियोफाइल और कार्बोएनाइन। तो अगर आप गौर करें तो SN1 या SN2 रिएक्शन में कहीं भी कार्बोएनाइन इन्वॉल्व नहीं है, तो इसमें द करेक्ट आंसर इज द कार्बोएनाइन। बाकी सारों का कुछ ना कुछ रोल जरूर होगा। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक। वाटर, इथेनॉल, फिनोल और साइक्लोहेक्सानॉल। तो एक बात याद रखना कि ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहले अगर आप देखें तो सबसे पहले जो एसिडिटी है वो कार्बोक्सिलिक एसिड की है, सेकंड नंबर पे आपने याद रखना है फिनोल है, थर्ड नंबर पे जाके वाटर आता है, फिर जाके आपके पास अल्कोहल आता है। ये ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद रखिएगा। तो देखें जी फिनोल की एसिडिटी अल्कोहल से पहले आती है, तो इसमें जो फिनोल जो है वो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स। इसके बाद स्टूडेंट बफर कैपेसिटी, buffer capacity is maximum when both components have
बफर कैपेसिटी कहते हैं कि बफर सोल्यूशन की सलाहियत कि वो कितना रेजिस्टेंस शो कर सकता है जब आप उसमें एसिड और बेस डालें। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे आइडियल बफर सोल्यूशन वो होगा जिसमें साल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन सेम होगी, लेकिन फिर इसकी दोनों की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा हो, एक तो सेम हो गई वो तो ठीक है, लेकिन दोनों की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा हो तो उसकी कैपेसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी स्टूडेंट्स। तो द करेक्ट आंसर इज द डी, दैट इज हाई एंड इक्वल कंसंट्रेशन, यानी हाई रखना है और इक्वल कंसंट्रेशन में रखना है तो उसकी बफर कैपेसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। फिर स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यू है, अगर आप देखें तो है solubility product KSP value is large then the salt in water will be। तो यार सिंपल सी बात है, KSP जितनी ज्यादा होगी तो सॉल्ट की solubility भी ज्यादा होगी। तो द करेक्ट आंसर इज द salt will be more soluble, salt will be more soluble। KSP हमें solubility के बारे में बताती है। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, और वो ये है कि द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट K इज डीएम क्यूब पर मोल पर सेकेंड, अच्छा पर मोल स्क्वायर पर सेकेंड फॉर अ केमिकल रिएक्शन, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी। अच्छा, इसमें डीएम क्यूब पर मोल पर सेकेंड है, तो अगर आपके पास एक रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर हो, मैं आपको लिख के देता हूं, देखें जी, ये एक्सप्रेशन है हमारे पास dx डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू k एंड कंसंट्रेशन ऑफ a एंड पावर n। याद रखिएगा कि अगर n सेकेंड ऑर्डर आ जाए, मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ, तो मैं इस k का यूनिट अगर मालूम करूंगा, ये रेट है, रेट का यूनिट क्या होता है, मोल्स पर डीएम क्यूब पर सेकेंड, k है, और कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर डीएम क्यूब होल स्क्वायर। एक मोल पर डीएम क्यूब स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी अगर ये इस तरफ आ जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा डीएम क्यूब पर मोल पर सेकेंड इज इक्वल टू के। तो दिस इज द यूनिट ऑफ के, डीएम क्यूब पर मोल पर सेकेंड व्हेन वी हैव द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सो द करेक्ट आंसर इज द सेकेंड ऑर्डर, यानी इसमें डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन है। फिर है अ सिस्टम दैट कैन एक्सचेंज और ट्रांसफर बोथ मैटर इन एनर्जी विद द सराउंडिंग, यानी दोनों चीजों का एक्सचेंज हो सके, मैटर का भी और एनर्जी का भी। आपको पता है ऐसे सिस्टम को ओपन सिस्टम कहा जाता है। तो द करेक्ट आंसर इज द सी एंड दैट वन इज द ओपन सिस्टम। उसके बाद स्टूडेंट अगर आप देखें एमसीक्यू नंबर हमारा 26 देखें, ये थोड़ा सा हाफ है कि द सम ऑफ ऑल एनर्जी इन अ मॉलिक्यूल इन एन एटम, इसे इंटरनल एनर्जी कहा जाता है। आपने थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा, द सम ऑफ ऑल एनर्जी, यानी ट्रांसलेशन द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसे हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। तो स्टूडेंट इसके लिए तो करेक्ट आंसर है इंटरनल एनर्जी। नेक्स्ट एमसीक्यू का गौर करें तो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द सेम ऑक्सीडेशन नंबर इन ऑल इट्स नोन कंपाउंड। एक बात याद रखना, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1A, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 2A वाले एलिमेंट जो है, और एक फ्लोरीन, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा फिक्स्ड रहती है, चेंज नहीं होती। ग्रुप 1 की हमेशा +1 रहती है और ग्रुप 2 की +2। तो इसमें अगर आप देखें तो बेरिलियम हमारे पास ग्रुप 2 का मेंबर है, इसकी हमेशा +2 होगी, +2 के अलावा और कोई ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकता, बाकी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैथोड रेज, द कैथोड हैज द रिडक्शन पोटेंशियल। याद रखें, वो चीज जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो कैथोड एक्ट करेगा। इसका मतलब है कि कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल एनोड से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो हमारे पास इसमें करेक्ट आंसर है मोर देन एनोड, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द कैथोड इज ग्रेटर देन एनोड। तो स्टूडेंट द करेक्ट आंसर इज द बी। नेक्स्ट है a radius greater than its parent atom is called as। एक रेडियस अपने पेरेंट एटम से अगर ज्यादा हो तो उसको क्या कहा जाता है। तो स्टूडेंट यहां देखिएगा, एक एटम ए है, अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो याद रखें इलेक्ट्रॉन गेन करने से इलेक्ट्रॉन के दरमियान में रिपल्शन बढ़ जाती है, तो उसका साइज इंक्रीज हो जाता है। तो याद रखें ये नेगेटिव आयन बन रहा है और इस रेडियाई को एनायनिक रेडियाई कहा जाता है। और याद रखें एक एटम जब इलेक्ट्रॉन लॉस करता है ना, तो इलेक्ट्रॉन के लॉस करने से उसका साइज कम हो जाता है। तो जिसका पेरेंट एटम का साइज, जिसका साइज पेरेंट एटम से ज्यादा हो तो वो एनायनिक रेडियाई होता है, और जिस एटम का साइज अपने पेरेंट एटम से कम हो वो कैटायनिक रेडियाई होता है। तो बताएं, इसमें कहा गया है रेडियस ग्रेटर देन इट्स पेरेंट एटम,
ग्रेटर देन इट्स पेरेंट एटम, तो कौन सा होगा? यस, एनायनिक रेडियाई, तो द करेक्ट आंसर इज द डी। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट है कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एलॉय जर्मन सिल्वर। एक जर्मन सिल्वर एक एलॉय है, उसकी कंपोजिशन क्या है? तो स्टूडेंट ये आपकी सेकेंड ईयर में चैप्टर नंबर 14 में मौजूद है एलॉय में। तो स्टूडेंट ये जो जर्मन स्टील है, जर्मन सिल्वर जो है, जर्मन सिल्वर, ये जर्मन सिल्वर जो है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। इसमें कॉपर, जिंक और निकल का ये एलॉय होता है, जिसे हम जर्मन सिल्वर का नाम देते हैं। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 नंबर एमसीक्यू है कि 1 mole of reactant reacts with the rate of 0.6 moles per dm cube per second. What is the rate constant of this reaction if the reaction is first order? स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा, कहा गया है, आपको दिया गया है कि 1 मोल ऑफ द रिएक्टेंट है और उसका रेट ऑफ रिएक्शन आपको गिवन है। आपसे कहा गया है वो फर्स्ट ऑर्डर है और उसकी रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। तो मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूं, dx डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड पावर ऑर्डर। पहले आप मुझे बताएं, ये रेट है, रेट कितना गिवन है? 0.6 मोल्स पर डीएम क्यूब पर सेकेंड इज इक्वल टू के। अब मुझे ये बताएं कि जो कंसंट्रेशन है वो आपको कितनी दी गई है? 1 मोल दी गई है, तो यहाँ पे 1 ले लें, और कौन सा ऑर्डर है? फर्स्ट ऑर्डर है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें, अगर आप मालूम करेंगे तो इस के की वैल्यू, अच्छा यहाँ पे कंसंट्रेशन होगा मोल्स पर डीएम क्यूब, ये इस यूनिट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो के की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.6 पर सेकेंड। पर सेकेंड जो आ रही है वो हमें के का यूनिट बता रही है फॉर फर्स्ट ऑर्डर, तो बताएं के की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.6, यानी वही होगी। सो द करेक्ट आंसर इज द सी। इसके बाद स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट व्हेन फिनोल रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। यहाँ पे एक टेक्निक इन्होंने दी गई है, यहाँ पे जिक्र किया गया है कि जब फिनोल किसके साथ रिएक्शन करें, अगर जूम करें किसके साथ? कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो याद रखो, अगर फिनोल को कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करोगे, आपकी बुक में लिखा हुआ है कि कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, तो याद रखें इसमें पॉली सब्स्टिट्यूशन होगी और तमाम नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो और पैरा पे अटैच हो जाएंगे, और आपके पास अगर ये अटैच्ड हो गए तो स्टूडेंट ये कंपाउंड बनेगा, और इस कंपाउंड का नाम आपके पास क्या चीज है? पिक्रिक एसिड। तो द करेक्ट आंसर इज द पिक्रिक एसिड इज ऑब्टेन। हाँ, अगर आपने कंसंट्रेटेड डाइल्यूट ली तो फिर हो सकता है कि पैरा बने, ऑर्थो बने, ये हो सकता है, लेकिन इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एसीटोन रिएक्ट विद द हाइड्रोजन साइनाइड। एसीटोन कीटोन है स्टूडेंट, react with the hydrogen cyanide to form a cyanohydrin. It is an example of, अच्छा एसीटोन कीटोन है, कीटोन में जो रिएक्शन होता है और अल्डिहाइड में वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। तो ये रिएक्शन जब अगर आप देखें तो वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेनेडिक्ट सोल्यूशन इन इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ। याद रखिए बेनेडिक्ट सोल्यूशन कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है और साथ में सिट्रिक एसिड होती है, ये इन तीनों का मिक्सचर होता है। तो करेक्ट आंसर इज द बी, इसे हम बेनेडिक्ट सोल्यूशन का नाम देते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट? स्टूडेंट ये पार्ट 2 हो गया, इंशाल्लाह पार्ट 3 जो है वो इसके बाद अपलोड करते हैं।